आज हम लोग 12th क्लास के सेकेंड पार्ट अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अकार्बनिक रसायन कहते किसको हैं, पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत धातु एवं अधातु अर्थात तत्व, धातु और अधातु से बने यौगिकों का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाएगा उस शाखा को हम लोग कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत धातु और अधातु तथा उससे बने यौगिक का स्टडी हम लोग करेंगे। आज उसका पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है तत्वों का निष्कर्षण, एक्सटेंशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, तत्वों का निष्कर्षण पहला पार्ट और पहला लेक्चर है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझते जाइएगा। लेक्चर बाय लेक्चर में पर डे लेक्चर बाय लेक्चर इसमें लिख कर डालता जाऊंगा। तो कहता है, हम जानते हैं कि भूपट्टी में धातुओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूपट्टी माने पृथ्वी धातुओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उस महत्वपूर्ण स्रोतों में अनेक प्रकार के इस मिट्टी में धातु पाए जाते हैं। अब जितने भी धातु पाए जाते हैं धातुओं को दो रूपों में रखा गया है। धातुओं का वर्गीकरण को तत्वों का निष्कर्षण से पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि धातु कैसे कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं। तो धातु दो रूप में पाए जाते हैं, एक प्राकृत अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। प्राकृत अवस्था कहे या मुक्त अवस्था कहे, फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट। तो फ्री स्टेट क्या है और कंबाइन स्टेट क्या है, तत्वों का वर्गीकरण के आधार से आया कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण धातुएं पाई जाती है उन धातुओं में कुछ धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है और कुछ धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में किसको कहते हैं, तो वे धातु जो कम क्रियाशील होते हैं। इसकी क्रियाशीलता श्रेणी आपको बताया गया होगा बचपन 7, 8, 9, 10th में कि रिएक्टिव सीरीज क्रियाशील श्रेणी। तो उसमें हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे दिखाया गया था। तो वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं अन्य धातुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वह धातु जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि से अभिक्रिया नहीं करता है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं मुक्त अवस्था कहते हैं। और मुक्त अवस्था में जितनी भी महंगी धातु है वो सारे के सारे मुक्त अवस्था में है। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम, नाइट्रोजन और अक्रिय गैस जानते हैं 6 हैं, वो सारे के सारे मुक्त अवस्था में है। इस पर जलवाष्प, नमी, आर्द्रता, वायु इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस तत्व को कहते हैं मुक्त अवस्था। दूसरा पार्ट है संयुक्त अवस्था। पहला भाग था मुक्त अवस्था, दूसरा भाग है संयुक्त अवस्था, कंबाइंड स्टेट। तो वे धातु जो काफी रिएक्टिव होते हैं, जो काफी क्रियाशील होते हैं, जिस पर नमी, वायुमंडलीय CO2, जलवाष्प, ऑक्सीजन इत्यादि का प्रभाव आसानी से पड़ता है, अर्थात वो नमी, आर्द्रता, वायु, जलवाष्प इत्यादि से अभिक्रिया करता है, उस धातु को कहते हैं संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, तांबा, ये जितने भी धातु हैं वो सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में है, मुक्त अवस्था में नहीं है, वो संयुक्त अवस्था में है। तो मुक्त अवस्था में महंगी धातु सोना, चांदी, प्लेटिनियम, इसमें लोहा, तांबा, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब के सब संयुक्त अवस्था में, सोना, चांदी, प्लेटिनियम मुक्त अवस्था में। अगर सोना, चांदी, प्लेटिनियम अगर वायु से अभिक्रिया करता, जलवाष्प से अभिक्रिया करता, तो जितना महंगी है अगर अभिक्रिया करके अगर वो दूसरे रूप में बना लेता, तब हम लोग उसका आभूषण में प्रयोग नहीं करते। अगर करते भी तो उसको हम लोग जल से बचा के रखते। लेकिन वह फ्री स्टेट में है, वह नेटिव स्टेट में है, इसीलिए वह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए हम लोग उसको जल में पहन करके भी, पहने हुए रूप में भी जल से स्नान कर लेते हैं, वायु में घुल लेते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह मुक्त अवस्था में है। और दूसरा भाग
संयुक्त अवस्था में है। तो इस प्रकार वर्गीकरण का आधार बनाया गया तत्वों का कि मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि कार्बन और सल्फर दो अधातु है। कार्बन और सल्फर दो अधातु है जो हम मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। कार्बन और सल्फर दो अधातु है आपके पास जो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। ये दोनों रूपों में पाया जाता है। तक अगर कोई ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में पूछे कि कौन ऐसे तत्व हैं जो मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है तो उसका आंसर होगा कार्बन और सल्फर। तो ये था आपका वर्ग निष्कर्षण से पहले उसकी अवस्था की एक दो अवस्थाओं में पाए जाएंगे, तत्व मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है नमी जलवाष्प आर्द्रता का, जिस पर प्रभाव पड़ता है नमी जलवाष्प आर्द्रता का, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। अब हमको पढ़ना है धातुओं की उपस्थिति, धातु कैसे कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला है खनिज, मिनरल्स। मिनरल्स में कहता है कि धातु युक्त, धातु होना चाहिए, धातु युक्त समूहित पदार्थ, एग्रीगेट सब्सटेंस, समूहित पदार्थ जो पृथ्वी के खनन द्वारा प्राप्त होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, खनन माने जिसको खोद कर निकालते हैं, खनन के द्वारा प्राप्त होता है वह खनिज कहलाता है, जिसकी विशिष्ट रासायनिक रचना और क्रिस्टलीय संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। तो बात रही कि जो इसको खोद कर निकालते हैं, खनन से प्राप्त होता है। तो आपका कहना है कि सर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ भी हैं जिसको खोद कर निकालते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये कार्बनिक पदार्थ हैं, इसे भी खानों से खोद कर निकाला जाता है। तो क्या ये भी एक प्रकार का खनिज है? तो यह एक खनिज नहीं है, क्योंकि यह इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। इन खनिजों, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला इत्यादि पदार्थों का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। अब रासायनिक सूत्र नहीं होता है, इसीलिए यह एक मिश्रण है, एक प्रकार का अवयवों का मिश्रण है। इसका एक रासायनिक निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, इसीलिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस खनिज के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये था आपका खनिज, जिसे हम लोग खोद कर खानों से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। जिसकी विशिष्ट रासायनिक रचना और क्रिस्टलीय संरचना होती है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। तो पहला धातुओं की उपस्थिति में पहला था खनिज। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, अयस्क। सेकंड देखिए, अयस्क। पहला था खनिज, दूसरा अयस्क। तो जिसमें खनिज की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है, जिसे धातु का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में, कम पूंजी लगा करके ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना, जो सुगमता से प्राप्त हो सकता है, जिसे खनिजों से सुगमता पूर्वक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि जितने भी प्रकार के खनिज हैं, सारे खनिज अयस्क नहीं है। जितने भी खनिज हैं सभी अयस्क खनिज हैं। जितने भी अयस्क हैं, अयस्क जो हैं वो खनिज हैं, लेकिन प्रत्येक जो खनिज है वो अयस्क नहीं है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, जितने भी अयस्क हैं वो खनिजों से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। अगला है गैंग, अशुद्धियां या धात्री। तो अयस्कों में जो छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़ पत्थर या मिट्टी के कण, बेकार पदार्थ जो मिले होते हैं, व्यर्थ पदार्थ, बेकार पदार्थ, वो कहलाता है गैंग या धात्री। अब है वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण कैसे किस रूपों में किया जाता है, अयस्क किस रूपों में पाया जा सकता है, खनिज किस रूपों में पाया जाता है। तो ऑक्साइड के रूप में पाया जा सकता है। तो ऑक्साइड में Cu2O, ZnO, Fe2O3, SnO2, ये सब ऑक्साइड के रूप में।
कार्बोनेट के रूप में जिसमें CO3 लगा हुआ हो, सल्फाइड के रूप में सल्फाइड जिसमें S लगा हुआ हो, सल्फेट के रूप में जिस अयस्क में या खनिज में SO4 लगा हो, हैलाइड के रूप में क्लोरोब्रोमो आयोडो फ्लोरो लगा हो, सिलिकेट के रूप में CaMg3SiO3 का होल टू, एस्बेस्टस का फॉर्मूला है, फॉस्फेट के रूप में फॉस्फेट जिसमें PO4 लगल है जैसे कैल्शियम फॉस्फेट। तो इन्हीं रूपों में वर्गीकरण किया गया है इसको खनिजों को, कि खनिजों का वर्गीकरण या तो ऑक्साइड के रूप में होगा, या कार्बोनेट के रूप में वो पाया जाएगा, या सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा, सल्फेट के रूप में पाया जाएगा, हैलाइड के रूप में पाया जाएगा, सिलिकेट के रूप में पाया जाएगा, या तो फॉस्फेट के रूप में पाया जाएगा। इस प्रकार ये खनिजों का वर्गीकरण था। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म। धातु कर्म मेटलर्जी, धातु कर्म है किसे कहते हैं, मेटलर्जी किसको कहते हैं? तो किसी धातु को उसके अयस्क से, किसी भी धातु को उसके अयस्क से शुद्धतम रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन कौन से विधि को अपनाएंगे, कौन कौन से प्रक्रिया को अपनाएंगे जो अयस्कों से धातु को अलग करेगा। तो अयस्क से धातु को अलग करना कहलाता है धातु कर्म। और धातु कर्म प्राप्त करने के लिए, सभी धातुओं को प्राप्त करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सभी धातुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार से उसमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होती है जो विशेष रूप से उसमें लागू किया जाता है, और लागू कर करके अब उसको धातु को निकाला जाता है, तो निकालने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाएगी। और जो रासायनिक जिस प्रक्रिया के द्वारा उसको अलग करेंगे उसे धातु कर्मीय उपचार भी कहते हैं, धातु कर्मीय उपचार भी कहते हैं। और धातु कर्म आपको पहले ही बता दिए कि सभी धातुओं अयस्कों के लिए एक ही विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार से उसमें अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो धातु कर्म के चरण, धातु कर्म के 3 चरण हैं मुख्य रूप से। एक और है तोड़ना, छांटना, बांटना। तो अयस्कों को तोड़ना और पीसना वो तो सिंपल से है। तो धातु कर्म के चरण, धातु कर्म के मुख्य रूप से 3 चरण है। पहला है अयस्कों का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण, और तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। अब इसी चरण में से हम अब एक एक करके लेके चलेंगे। पहले धातु कर्म समझ में आ गया। साफ शब्दों में याद रख लीजिए कि अयस्क से धातु को अलग करने की प्रक्रिया। अब जौन जौन सी प्रक्रिया को अपना करके उस धातु को हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो वो कहलाएगा धातु कर्म। धातु कर्म के 3 चरण हैं। पहले क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसको सांद्रण करना पड़ेगा। जब सांद्रण हो जाएगा तो फिर धातु का निष्कर्षण कर लेंगे। तब जब धातु अलग हो जाएगा, पहले अयस्क का सांद्रण हो जाएगा, असांद्रित अयस्क से धातु अलग हो जाएगा। फिर जब धातु अलग हो जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां रह जाएगी, उसे शुद्धतम रूप में प्राप्त करना धातु का शोधन कहलाएगा या शुद्धिकरण कहलाएगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। तो इस प्रकार धातु कर्म के 3 चरण, अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शुद्धिकरण। अब हम लोग एक एक करके लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम लोग कल अब एक एक पॉइंट करके डील करते जाएंगे।